So let's start with revising class 11-12 economic NCRTs. Let's start with Indian economy. So for IIT Kanpur MSc Economics 11-12 के level तक की economics will be asked. So let's start. So India gained independence on 15th August 1947 and before that India was under the British colonial rule. जो सोल पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का वो ये था कि इंडिया से सारा जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन जाए ताकि ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसे एक स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल्स मिले जिससे उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लरिश करे. सो अब इंडिया ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया कैसा था. सो इंडिया की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था. इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत ज़्यादा वेल नोन थे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी एंड द क्राफ्टमैनशिप जो थी इंडिया में बहुत हाई स्टैंडर्ड की थी. प्लस इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी फ्लरिशिंग था बिफोर ब्रिटिश रूल. Now let's see the colonial impact on the Indian economy. So सबसे पहले जो इकोनॉमिक रोल है वो शिफ्ट हो गया. इंडिया जो है वो सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के लिए एंड वो इम्पोर्टर बन गया ब्रिटिश में जो फिनिश्ड गुड्स आते थे उनके लिए. एंड नेग्लेक्ट ऑफ नेशनल इनकम. तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कोई सीरियस इंटरेस्ट नहीं दिखाया इन एस्टिमेटिंग इंडियाज नेशनल और पर कैपिटा इनकम, हिंडरिंग इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग उस टाइम. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट थे जैसे वी राव, दादा भाई नारोजी एंड आर सी देसाई. दे एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल इनकम एंड उसमें वी राव सर की जो एस्टिमेट्स थी दे वर कंसीडर्ड एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, how was the agriculture sector during British rule? Firstly, 85% जो population थी वो agriculture पे dependent थी. बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में. लिमिटेड ग्रोथ थी. जो कुछ ग्रोथ थी वो भी इसलिए थी क्योंकि जो कल्टिवेटेड एरिया था वो एक्सपैंड किया गया, नहीं इसलिए नहीं कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई. और इसका मेन रीज़न था कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना स्टेगनेंट था, वो ये था लैंड सेटलमेंट सिस्टम एंड उसमें भी मेनली ज़मींदारी सिस्टम. सो ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि जो ज़मींदार थे दे हैव टू पे अ फिक्स सम टू गवर्नमेंट एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश फ्रॉम द टिलर्स. तो टिलर्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट रहा. और जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लो लेवल की थी. इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे से डेवलप नहीं थी. फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत नेग्लिजिबल था. कुछ एविडेंस मिला दैट देयर वर सम कैश क्रॉप सर्टेन एरियाज में एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ बट दैट वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू एरियाज. नाउ इंडिया फॉरेन ट्रेड कैसा था ब्रिटिश के टाइम पे. सो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो लार्ज था लेकिन वो जो सरप्लस था वो वॉर की पेमेंट के लिए यूज़ हो रहा था, ब्रिटिश के ऑफिस सेट करने पे यूज़ हो रहा था. वो सरप्लस इंडिया के बेनिफिट के लिए नहीं यूज़ हो रहा था. और जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था वो मेनली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहा था और जो वो इम्पोर्ट कर रहा था वो फिनिश गुड्स इम्पोर्ट कर रहा था ब्रिटेन से. डोमेस्टिक स्कार्सिटी और जो असेंशियल गुड्स थे उनका एक्सपोर्ट करने से जो कंट्री के अंदर है डोमेस्टिक स्कार्सिटी हो गई थी बिकॉज जो डोमेस्टिक डिमांड है वो मेट नहीं हो पा रही थी और मोनोपोली ओवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. मोर देन हाफ ऑफ जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड था और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसे टेरिफ्स ऐसे ट्रेड पॉलिसीज लगाई जिससे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो मोस्टली एंड एक्सप्लॉयटेड ट्रेड एंड टेरिफ पॉलिसीज लगाई गई जिससे इंडिया जो है मीन सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का एंड इम्पोर्टर बन गया फिनिश्ड गुड्स का. नाउ अर्ली डेमोग्राफिक कंडीशंस बिफोर 1921. सो जो हमारा फर्स्ट सेंसस था वो 1881 में हुआ था एंड उसके बाद सेंसस हर 10 साल बाद होने लगी. अब फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 से पहले इंडिया जो था वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो भी बहुत हाई है एंड जो डेथ रेट है वो भी बहुत हाई है. जब इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जाता है तो जो बर्थ रेट है वो तो स्टिल हाई रहता है पर जो डेथ रेट है वो थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है. एंड जो थर्ड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की उसमें बर्थ रेट भी डिक्लाइन होता है और डेथ रेट भी डिक्लाइन होता है. फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है. तो 1921 से पहले इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन.
दूसरा, इंडिया में जो लिटरेसी लेवल थे वो बहुत कम थे, लेस देन 16% जो था ओवरऑल लिटरेसी रेट था, एंड फीमेल लिटरेसी रेट उससे भी खराब था, वो 7% के अराउंड था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वो बहुत ही इनएडिक्वेट थी, ओवरऑल मोर्टालिटी रेट बहुत हाई था, डिजीजेज बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी, एंड जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था, दैट इज़ कि 100 लाइव बर्थ में कितने चिल्ड्रन हैं अंडर 1 ईयर एज वो उनकी डेथ हो रही है, तो वो 218 पर 1000 लाइव बर्थ्स था, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, अराउंड 32 ईयर्स। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है वर्किंग पॉपुलेशन का अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट सेक्टर्स। तो वही सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का था। जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स थी 70 to 75% वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 to 15% थी, एंड सर्विस सेक्टर में 15 to 20% था। और जो कुछ रीजन्स थे जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे के और बंगाल के, दे विटनेस्ड proportion ऑफ वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर उनमें थोड़ा डिक्लाइन आया है, एंड सेम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में थोड़ा इंक्रीज आया है, बट ये जो है ये बहुत फ्यू एरियाज के लिए लिमिटेड था। नाउ टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही लिमिटेड डेवलपमेंट हुई, और जो डेवलपमेंट हुई वो सिर्फ ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए ही हुई। लाइक जो उन्होंने रोड्स डेवलप करी, उनका मेन पर्पस यही था कि जो उनकी आर्मी है वो फ्रीली मोबिलाइज कर सके इंडिया में, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली जो है वो एक्सपोर्ट करे जा सकें, एंड जो फिनिश गुड्स हैं वो इजीली इंपोर्ट करे जा सके। एंड ब्रिटिश ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया 1850 में, जो आज भी स्टिल वी कंसीडर रेलवेज बहुत एज अ गुड डीड ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स इंडिया, बट उस टाइम पे उनका मेन पर्पस इंडिया की डेवलपमेंट नहीं था, उनका मेन पर्पस यही था कि वो कैसे रेलवेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके। तो रोड्स एंड रेलवेज के साथ उन्होंने इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स को भी डेवलप किया। हाउएवर दीज मेजर्स वर नॉट सैटिस्फैक्टरी। टेलीग्राफ को भी डेवलप करा। द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ प्राइमरी सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एंड पोस्टल सर्विसेज को भी उन्होंने डेवलप किया। हाउएवर दे रिमेन very inadequate throughout the colonial era.